हाय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जब बात करते हैं तो हमने वहां पर आपको डिफाइन किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वो कहलाती है जिसका ऑर्डर, जिसका डिग्री 1 हो और ऑर्डर कुछ भी हो। तो यहाँ पर बच्चों हम स्पेशली हम वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं जिनका ऑर्डर एक से ज्यादा हो, यानी कि हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की बात कह रहे हैं पास। ठीक है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर के कांस्टेंट कोएफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास क्या है? डेफिनेशन द standard form of linear differential equation of higher order with constant coefficient is, this is dny by dxn a1 dn minus 1 by upon dxn minus 1 a2 dn minus 2 by upon dxn minus 2 and up to an minus 1 dy by dx plus an by equal to q। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर a1, a2, an-1 और an क्या है, और साथ में हमको ये समझाना चाहिए q किसे कहते हैं। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पर q जो होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, where a1, a2, a3 an minus 1 an are constant and q is a function of independent variable x। क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल x चल रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल y चल रहा है, तो हम यहाँ कहते हैं कि q जो हमारा फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का होगा। किसका होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का होगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट हमारे पास वो होगा जिसमें हो सकता है कि आपके पास q की वैल्यू 0 हो, और एक पार्ट हमारे पास ये हो सकता है कि जहां पर हमारे पास q की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो जब हमारे पास q की वैल्यू 0 होगी तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन दिखाएगा वो y इक्वल टू की फॉर्म में दिखाएगा, और जब q की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर हमें एक सॉल्यूशन और निकालना पड़ेगा जिसका हम आगे चल के नाम देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, या जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों के पास यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखनी है कि हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। मान लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सपोज t equal to d by dx, d square equal to d2 by dx square, and similarly dn equal to dn upon dxn। ठीक है, तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि हमारी ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज dn plus a1 dn minus 1 plus
-2 अप टू an y इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, the solution of equation 2 is y equal to cf plus pi। बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास y equal to cf plus pi, where cf equal to complementary function and pi equal to particular इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान ये देना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब निकालते हैं, when q इक्वल टू 0, और pi हम तब निकालते हैं जब q की वैल्यू 0 ना हो। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने आ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, हेडिंग हमारी है रूट्स टू फाइंड CF, कि CF हम कैसे निकालें। ठीक है, जब भी अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में q की वैल्यू को 0 रख के चलेंगे। ठीक है, लेकिन q इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। ठीक है, तो therefore dn a1 dn minus 1 a2 dn minus 2 up to an y equal to 0। तुम्हें क्या मिलेगा, dn a1 dn minus 1 a2 dn minus 2 up to an, और इसी टर्म को हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज एफ डी वाई इक्वल टू, इसी को यहाँ पर क्या बोलेंगे एफ डी, यानी कि एफ डी मेरे पास क्या बन गया, ये पूरी टर्म बनती है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इसका निकालेंगे पुट d इक्वल टू n एंड y इक्वल टू 1, therefore f of n इक्वल टू 0। क्या मिलेगा बच्चों में, f of n इक्वल टू 0। तो जो हमें f of n मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज m टू द पावर n a1 m टू द पावर n minus 2 m टू द पावर n minus 2 up to an इक्वल टू 0। अब क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन हमेशा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम d की जगह क्या रख रहे हैं n, और n मेरे पास क्या चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और पहले से हम जानते हैं कि ऑर्डर जो होता है कभी भी रैशनल फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में n मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन and it is called auxiliary equation। auxiliary equation इसको क्या बोलते हैं, auxiliary equation के नाम से ही, जिसको हम शॉर्ट में AE। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को मिलिए, अब हम देखेंगे कि हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या-क्या कंडीशन हमारे सामने बन सकती है।
जैसे कि हमने देखा था, हम जानते हैं कि जब भी अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि यदि हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो हो सकता है कि हमारे रूट डिस्टिंक्ट हो, रियल हो सकता है कि हमारे रूट्स रिपीटेड हो सकता है कि हमारे रूट्स रेडिकल फॉर्म में आए, हो सकता है कि हमारे रूट्स इमेजिनरी फॉर्म में आए। तो हम देखेंगे जब हमारे पास चारों फॉर्म हमें मिलती है तो उस कंडीशन में हम अपना CF कैसे निकालते हैं। ओके, केस नंबर 1, केस when the roots of auxiliary equation are distinct and real। हमने अगर बच्चों क्या होगा कि हमारे रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है और रियल। मान लेते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं से n इक्वल टू m1, m2, m3 और m4 क्या कंसिडर कर लिया हमने, m1, m2, am। तो therefore जो आपका CF लिखने का तरीका जो होगा वो हमारा होगा C1 e टू द पावर m1x, C2 e टू द पावर m2x and C3 e to the power m3x up to Cn e to the power nx। ठीक है, आए बात समझ में? जैसे मान लो हम एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास n की वैल्यू मिली 1, 2 और -1, यानी कि हमारे पास कितने रूट्स मिल रहे हैं, हमने कंसिडर किए वो 3, और ये तीनों के तीनों रूट्स मेरे पास कैसे हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो अगर मेरे पास ये रूट्स मुझे इस प्रकार से मिलते हैं तो मैं CF लिखने का मेरा तरीका क्या होगा बच्चों, दिस इज C1 e to the power 1x, दिस इज C2 e to the power 2x and this is C3 e to the power -x। इस तरह से हम ये चीज लिखेंगे। ठीक समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस हमारे पास क्या होगा। केस सेकंड, when the roots of auxiliary equation are repeated। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। रिपीटेड मतलब कि बार बार दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं हम यहाँ पर से m इक्वल टू m1, m1, m1 अप टू m1। कितने टाइम आ रहे हैं बच्चों हमारे पास, ये n टाइम्स आ रहे हैं। तो इसका CF लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड योर C1 x C2 प्लस x स्क्वायर C3 अप टू x टू द पावर n माइनस 1 CF into e to the power m1x। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के केस बना सकते हैं। मान लो हमारे पास फर्स्ट केस हमारे पास है कि मान लो हमारे पास केवल 2 ही रूट हमें मिल रहे हैं, तो इसका CF कितना लिखाएगा, इसका CF लिखाएगा C1 प्लस x C2 e to the power m1। मान लो अगर हमारे पास m की 3 वैल्यू मिल रही है m1, m1 और m1, तो CF हमारे पास कितना लिखाएगा, C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 e टू द पावर m1। ठीक बच्चों, इस तरीके से हमारे पास सेकंड केस आता है। अब इसको एग्जांपल पे समझते हैं कि ये सेकंड केस हमारे साथ काम करेगा कैसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं सेकंड केस का एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल पे मान लीजिए
कि n की वैल्यू मेरे पास है 1 रूट्स रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है हमारे पास 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो इसका CF लिखने का तरीका जो होगा वो कैसे लिखाएगा C1 प्लस XC2 प्लस x स्क्वायर C3 into the power x। ठीक है, मान लो हमारे पास फिर हमने माना कि n इक्वल टू मिला है 2 दो बार में रूट्स हमें मिले, तो इसका CF लिखने का तरीका हमारे पास कैसा होगा, दिस इज C1 XC2 e to the power x। ठीक है, इस तरीके से हम ये चीज लिख सकते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 समझ लेते हैं कि केस नंबर 3 हमसे क्या कहता है। कौन से केस 3, when the roots of auxiliary equation are in pair of complex number। हम क्या मान लेते हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। कहने से मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो n की वैल्यू जो आ रही है वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास CF लिखने के तरीके हमारे पास किस तरह से होता है। पहला तरीका होता है e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x। पहला तरीका, कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं C1 e टू द पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c। कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं C1 e टू द पावर अल्फा x sin बीटा x प्लस c। ओके, ये 3 मेथड मेरे पास में लेके आते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम ये आपको एग्जांपल दे सकते हैं। पहला एग्जांपल हमारे सामने ये है, मान लो कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो लिखी है 2 प्लस 3 आई। हमारी मर्जी है कि हम किस तरह रूल फॉर्म करें। मैं जनरली रूल नंबर 1 को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसको लिखने में ज्यादा आसानी रहती है। इसका रूल लिखने का तरीका क्या होगा, CF e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट C1 cos 3x C2 sin 3x। मान लो कि अगर मेरे पास n की वैल्यू लिखी है 0 प्लस माइनस 2i, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 है और बीटा की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो CF मेरा कितना लिखाएगा e टू द पावर 0x C1 cos 2x and C2 sin 3x सॉरी 2x। और इसी को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं CF इक्वल टू, क्योंकि e टू द पावर 0x क्या हो गया 1 हो गया, तो C1 cos 2x and C2 sin 2x। तो इस तरह से हम ये वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि हमारे पास एक केस और रह गया है जिसको बोलते हैं कि when the roots of auxiliary equation are in pair of sets। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम नोट करते हैं, पहले आप इसका नोट कर लीजिए फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हमें हमने 3 केस पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं कि 4th केस हमारे पास क्या है। केस नंबर 4, when the roots of auxiliary equation are in pair of radical form, इसको हम दूसरी भाषा में सर्स भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशन की जो रूट्स हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं वो हमारे पास आ रहे हैं अल्फा प्लस माइनस
रूट बीटा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका CF लिखने का तरीका क्या होगा? e to the power alpha x, this is C1 cos hyperbolic root beta x plus C2 sin hyperbolic root beta x। इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं C1 e to the power alpha x cos hyperbolic root बीटा x प्लस C2, और इसी को अगर हम चाहें लिख सकते हैं C1 e to the power alpha x sin hyperbolic root बीटा x प्लस C2। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई एक्चुअली ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या है। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे कहीं पर अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक x, क्या लिखा है? साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x। तो इसको लिखने का तरीका होता है e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x अपॉन। अगर कहीं पर हमारा लिखा हुआ है cos हाइपरबोलिक x, तो इसका मतलब होता है e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x अपॉन। ठीक है, दैट मींस हाइपरबोलिक फंक्शन इट इज अ फंक्शन इन विच द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कैन रिप्रेजेंट, यानी कि हम हाइपरबोलिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने जितने भी हमने चार केस पढ़े, पहला केस हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा? व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इन डिस्टिंक्ट एंड रियल। सेकंड केस हमने पढ़ा कि हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं। थर्ड हमने पढ़ा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ रहे हैं। और थर्ड और फोर्थ हमने पढ़ा कि हमारे रूट्स जो हैं वो रेडिकल फॉर्म में आ रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, जिसको सॉल्व नहीं करेंगे पर हम समझेंगे कि किस तरह से होगा। मान लो हमारे पास m की वैल्यू आ रही है 1 2 और 4। यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास दो टाइप के मैंने रूट को यहाँ पर मिक्सअप कर दिया है, एक वो जो डिस्टिंक्ट है और दूसरा वो जो मेरे पास रिपीटेशन फॉर्म में है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा CF लिखने का तरीका क्या होगा? C1 e टू द पावर x, चूंकि 2 मेरे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको लिखने का तरीका होगा C2 प्लस x C3 e टू द पावर x। ठीक है, मान लो सेकेंड एग्जांपल में कंसीडर करता हूं कि मेरे पास n की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई प्लस माइनस आयोटा। क्या ये प्लस माइनस आयोटा? तो इसका CF लिखने का तरीका जो हमारे पास होगा वो लिखा है C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, थर्ड एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास n की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि मेरे पास रूट्स रिपीट होते हैं तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है e टू द पावर 1x इन ब्रैकेट C1 प्लस x C2 cos 2x एंड C3 प्लस x C4 sin 2x। ओके, हो सकता है कि आपके पास रूट्स मिले 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। ध्यान दीजिएगा यदि मेरे पास आयोटा लग गया है तो वो कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्म कहलाएगा, यानी कि हमारे पास इस समय CF लिखने का जो तरीका होगा वो लिखाएगा e टू द पावर x C1 cos रूट 2x एंड C2 sin रूट 2x। ओके, फोर्थ केस हम मान लेते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू है 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी केवल हम इतना मान रहे हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो केवल रेडिकल फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में CF लिखने का जो तरीका हमारे पास होगा वो लिखाएगा e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट C1
cos hyperbolic root 3x plus c2 sin hyperbolic root 3x। ओके, तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कैसे कैसे अगर हमारे पास रूट्स मिलते हैं तो हम किस तरह से उसके सीएफ को ले सकते हैं। अब हम कुछ एक लाइव एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे एक्चुअली हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। प्रॉब्लम 1, सॉल्व दिस d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 y इक्वल टू, मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे? पहले हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर d का मतलब क्या है। दिस इज d इक्वल टू dy dx। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है तो d की जगह m और y की जगह 1 रखेंगे। हमने क्या करा, d की जगह m और y की जगह 1। तो हमें कितना मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को 12 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का सिंपल तरीका ये होता है कि देखो कि 12 किस किस की टेबल में आता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, 12 6 2 का 12 भी होता है, लेकिन 6 प्लस 2 या 2 6 माइनस 2 7 नहीं होगा। 4 या 12 4 3 या 12 होता है, लेकिन 4 प्लस 3 12 हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि m स्क्वायर माइनस 7m के हमारे फैक्टर जो होंगे वो m माइनस 3 और m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रूट्स हमें कितना मिल रहे हैं, 3 and 4। अब हमारे पास रूट कैसे आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब हमारे पास रूट्स रियल होंगे तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू cf। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है, y चल रहा है। किस तरह लिखेंगे, c1 e टू द पावर 3x c2 e टू द पावर 4x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम 4x को पहले लिखें या 3x को बाद में, दोनों ही आंसर अपनी जगह सही। एक और एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा है, या सेकंड प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम सेकंड, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस 4 dy by dx प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले कहा हुआ है कि क्या है कि हम इसको d की फॉर्म में, d ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। लेट d इक्वल टू dy by dx। क्या लिखा आएगा, दिस इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 y equal to 0. The auxiliary equation is m square plus 4m plus 4 equal to 0. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, this is m plus 2 का whole square equal to 0. That means m equal to minus 2 minus 2। रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल है और साथ में रिपीटेशन फॉर्म में है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, द solution is y equal to cf, then y equal to c1 plus xc2 e to the power 2x। ओके, प्रोसेस क्लियर? यानी कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू ये समझा कि हम कैसे अपने रूट्स रिपीटेशन फॉर्म में आते हैं, तो किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम एक केस ये ले रहे हैं कि मान लो अगर हमारे पास रूट्स किसी और फॉर्म में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम 3 इक्वेशन हमारी है सॉल्व, दिस इज d3y by dx cube 6 d2y by dx square 11 dy by dx
माइनस 6y इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, एक बात को जो एक बार ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन जिस ऑर्डर की होगी उतने ही हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ और चल रहा है और रूट्स कुछ हमें कुछ और मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दिस इज t क्यूब minus 6d square 11d minus 6y equal to the auxiliary equation is m cube 6m square plus 11m minus 6 equal to 0। आपको जो याद होगा कि जब हमने थर्ड ऑर्डर की जब इक्वेशन सॉल्व करते तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में भी आपको सॉल्व करना सिखाया था किस प्रकार से हम वो रूट्स निकाल सकते थे। आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जो भी मेरे पास कांस्टेंट है उसके निकालना डिवाइडर, तो 1 को डिवाइड करना है कौन कौन से 1 2 3 एंड 6। अगर इस इक्वेशन का एक भी रूट अगर मेरे पास इंटीजर है तो इन 8 में से कोई एक होगा। हमने जैसे m इक्वल टू 1 रखा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, आपको सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो हमारा m इक्वल टू 1 मेरे पास वो रूट्स तो m इक्वल टू 1 की हेल्प से हम कर सकते हैं। हमने क्या लिखा m माइनस 1 और n माइनस 1 इक्वल टू 0। इस m में कितने का मल्टीप्लाई करें कि m क्यूब मिल जाए, m स्क्वायर कितना आएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर कितना चाहिए माइनस 6, तो बचा कितना माइनस 5m 5m स्क्वायर प्लस 5m कितना आ गया प्लस 5m चाहिए कितना मुझे 11, तो बचा कितना 6, तो 6m माइनस 6। पूरी इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, मैंने इसको हटा दिया। ओके, इनमें से कॉमन कितना निकल रहा है मुझे, दिस इज m माइनस 1, हमारा अंदर कितना बचेगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज m माइनस 1 m माइनस 2 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 2 3। रूट्स कैसे मेरे पास आ रहे हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से देखा जाएगा, therefore the solution is y equal to cf which is c1 e to the power x e to the power 2x c3 e to the power 3x equal to y। ओके क्लियर। अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं जिसमें हमारे पास रूट्स कुछ और निकले। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्व d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4 y इक्वल टू, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन जो है सिंपल फॉर्म में दी हुई है, तो सीधे सीधे क्या बनेगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि 3 को हम 4 पर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे। 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 बाई 2। अंदर कितना मिलेगा हमें 9 माइनस 16 कितना होगा 7, ठीक है। कितना मिलेगा हमें 7 बाई 2 आएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे रूट्स जो मिल रहे हैं वो आपको हमें कॉम्प्लेक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या देंगे, द solution is y equal to e to the power 3 by 2x c1 cos 7 by 2x plus c2 sin 7 by 2x। ओके, इस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट।
हमने क्या देखा है, हमने 4 प्रकार के प्रॉब्लम हमने देखे, जिसमें हमारे पास रूट्स रेडिकल फॉर्म में मिल सकते हैं, सर्च फॉर्म में मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल सकते हैं, रिपीटेशन फॉर्म में मिल सकते हैं और दूसरी फॉर्म में भी मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स बढ़िया लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर सुनील गुप्ता। अगर आपको और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, www.sonilgupta.blogspot.in। अगर आपको लगता है कि अगर आपको और शॉर्ट एग्जाम्पल की आपके एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है तो मेरी एक ऑलरेडी बुक भी पब्लिश है, बहुत सारी मेरी बुक भी पब्लिश है, जिसमें से मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा डेप्थ की फॉर्म में मिल सकता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फ्रॉम गणपत राय पब्लिकेशन कंपनी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे मुझसे कमेंट्स के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हैं, और यदि आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, नोट करिएगा आप लोग।